We shall learn now how emotional intelligence as a concept developed. So, this is all about a brief history of emotion and emotional development. It starts with Charles Darwin. The name is famous. Since we are talking about the development of emotion and emotional intelligence, so many names are there, and it is not feasible to write all those names along with their creature, instrumental for the understanding of emotional intelligence. So, Charles Darwin, through his book Expression of Emotion in Man and Animal, डार्विन ने 1872 में, डार्विन पूरा नहीं लिखेंगे, 1872 में एक किताब लिखी जिसका नाम था एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल, एंड दिस propounded the theory that facial movement and postural movements could be traced back to useful actions. और ये फिर वहाँ से एक्शंस वगैरह की स्टडी हुई, मूवमेंट्स, पोस्चर, फेशियल मूवमेंट्स, और ये यहाँ नाम दिया एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, हाउ मैन एंड एनिमल express their emotion and how it is visible through their facial movements and postural movements. It was studied by Charles Darwin in 1872. He expressed through his book इमोशन इन मैन एंड एनिमल. जर्मन एनाटोमिस्ट, एनाटॉमी का मतलब है मानव के शरीर की जो रचना है उसको पढ़ने वाले एनाटोमिस्ट है. सो जर्मनी के जो एनाटोमिस्ट थे उनका नाम था थियोडोर पाइडरिट. थियोडोर पाइडरिट. शुद्ध बायोलॉजी का है, नेवर रेड बायोलॉजी, सो आई एम गेटिंग डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग दिस नेम्स. तो जर्मन एनाटोमिस्ट थियोडोर पिंडरिट पॉइंटेड आउट दैट व्हेन वी फील सम काइंड ऑफ इमोशन इट कॉजेज फिजियोलॉजिकल चेंजेस. मतलब ये कि जब भी आपका इमोशन इमर्ज होता है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस करता है, एज पर दी एनाटोमिस्ट थियोपिडरेट. एक और नाम है एस सर्जिएंट. इनका कहना है concluded that facial expressions actually help or hinder reception of a stimuli by the sense organs. तो ये सबके रिलेशंस को भी नरेट कर दिया कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है. इंडियन कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसको यदि आप एनालाइज करेंगे तो उसमें इमोशनल एस्पेक्ट्स आएंगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता की जो या बुद्धिमान होने की जो परिकल्पना है इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में और एंशिएंट कल्चर में, वो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी मच देयर. एक जेम्स लांजे इनकी थ्योरी है, जेम्स लांजे थ्योरी, जेम्स जे से होगा, यस, जेम्स लांजे बोलता भी है, जेम्स सॉरी लांजे थ्योरी. James Lange theory concludes that emotions arise from physiological reactions. मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से इमोशंस एराइज होता है, और ये रिवर्स करते हैं पिछले कंसेप्ट्स को. इट रिवर्स द प्रीवियस कंसेप्ट दैट इमोशंस ड्रॉ एक्शन एंड बिलीव्ड इमोशंस आर ड्यू टू एक्शंस. मतलब ये कह रहे हैं कि इमोशन से एक्शन नहीं है, एक्शन से ही इमोशन है. इमोशंस आर ड्यू टू एक्शंस. साइकोलॉजिस्ट लाइक वाल्टर कैनन एंड एल वार्ड, इनकी भी थ्योरी है. अब यहाँ मोड बायोलॉजी की तरफ हम लोग थोड़ा मूव कर रहे हैं. सो कैनन
ये सब थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है। वाल्टर कैनन और दूसरा नाम था एंड इनका नाम है एल वार्ड। ये दो ग्लैंड्स की बात करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट लाइक वाल्टर कैनन एंड एल वार्ड फाउंड थैलमस एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जिसमें से थैलमस और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हैं, और ये ग्लैंड्स ही इमोशन को कंट्रोल करते हैं या इमोशन उसी से प्रभावित होता है। सो दीज थैलमस एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स are instrumental for emotional reactions. This is also known as thalamic theory of, ये जो थियोरी इन्होंने कहा, क्योंकि जो ग्लैंड है उसी के नाम पे रख दिया, थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशंस, और ये दोनों को मिला दिया कैनन वार्ड थ्योरी। मतलब ये जो उन्होंने कहा कि इमोशंस कंट्रोल होता है थैलमस और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, इसको नाम दिया। एक तो थैलेमिक थ्योरी थैलमस ग्लैंड के नाम पे, और दूसरा दोनों का नाम का एक एक पार्ट लिया तो कैनन वार्ड थ्योरी। द थ्योरी कंक्लूड्स दैट इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर साइमल्टेनियसली, नॉट वन आफ्टर अनदर। पहले क्या था? एक्शन इमोशन, एक्शन इमोशन, यहाँ का आगे नहीं। इमोशन एंड फिजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज एक्शन, अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होता है। मतलब ये कि जैसे ही इमोशन आया तो आपका फिजिकल एक्सप्रेशन चेंज होगा। मॉडर्न एक्टिवेशन थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय डोनाल्ड बी लिंसडेले, अब मैं बोर्ड पे ज़्यादा नाम नहीं लिखूंगा, डोनाल्ड बी लिंसडेले 1951, and it is known as modern activation theory, states that emotional state represents heightened state of arousal than the normal psychological or physiological state of body and mind. मतलब ये कहता है कि when you are in emotional state, your arousal of emotions is more heightened। मतलब आपका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट जो बॉडी और माइंड का है, इमोशन के बढ़ने से बढ़ जाता है। एक और नाम है स्टेनले एंड सिंगर, फाउंड कॉग्निशन बिसाइड्स फिजिकल एराउजल फॉर इमोशनल रिस्पॉन्स। उन्होंने कॉग्निशन को भी, कहीं ना कहीं जो कॉग्निशन की बात आएगी तो बुद्धि वगैरह आएगी। सो फाउंड कॉग्निशन बिसाइड्स फिजिकल एराउजल फॉर इमोशनल रिस्पॉन्स। मतलब इनका स्टेनले एंड सिंगर के अनुसार कि न केवल फिजिकल एराउजल इमोशनल रिस्पॉन्स को प्रभावित करता है, बल्कि कॉग्निशन भी इमोशनल रिस्पॉन्स को प्रभावित करता है। दिस थ्योरी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन। देखिए कितना डेवलप होते जा रहा है। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कॉग्निशन मतलब बुद्धि, जिसमें ब्रेन वगैरह का पार्ट है, उससे इमोशंस इन्फ्लुएंस्ड होता है। एक और नाम है मैग्ना आर्नोल्ड सपोर्टेड दिस व्यू। किनके व्यू को? अभी जो व्यू स्टेनले और सिंगर का था। दिस व्यू एंड कंक्लूडेड दैट cognitive process controls the way we interpret our feelings and the way we act on them। मतलब कॉग्निटिव जो प्रोसेस है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही जैसे वी इंटरप्रेट आवर फीलिंग्स एंड द वे वी एक्ट ऑन देम। जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं अपने फीलिंग्स को और जिस तरह से हम उस पर रिएक्ट करते हैं। The concept of emotional strength, the concept of emotional strength the concept of emotional strength was first introduced by
अब्राहम मास्लो, ए मास्लो, अब्राहम मास्लो ने सबसे पहले यूज किया इमोशनल स्ट्रेंथ एज ए कंसेप्ट को इन 1950s, 50 के दशक में, 1950 के दशक में अब्राहम मास्लो ने इमोशनल स्ट्रेंथ कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस सीम्स फर्स्ट टू हैव अपीयर्ड इन 1964। आप इसको फिर से स्लाइड देख के अपना नोट डाउन कर लेंगे, ज़्यादा हम सब नाम लिखना संभव भी नहीं है। सो द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस सीम्स फर्स्ट टू have appeared in 1960 paper by Michael Beldoch. माइकल बेल्डूच ने सबसे पहले लिखित में जो मिला इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, एंड इन दी 1966 पेपर बी ल्यूनर, 1966 में जो पेपर आया उसमें बी ल्यूनर, LEUNER, बी ल्यूनर ने अपना एक पेपर लिखा और उस पेपर का टाइटल था इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमेंसिपेशन, एंड इट अपीयर्ड इन द साइकोथेरेप्यूटिक जर्नल प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकेट्री। तो इस जर्नल में पब्लिश हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले 1964 में माइकल बेल्डोच ने इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया, फॉलोड बाय ए पेपर ऑफ बी ल्यूनर इन 1996 वेयर ही ऑल्सो अप्लाइड द वर्ड या कंसेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। इन 1983, अब हम लोग बहुत आगे आगे सीधे, हार्वर्ड गार्नर्स फ्रेम्स ऑफ माइंड, उनकी लर्निंग की ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज IQ फेल फुल्ली एक्सप्लेन कॉग्निटिव एबिलिटी। और वो कहा कि नहीं, सिर्फ IQ का जो कंसेप्ट है दैट इज नॉट इनफ, एंड इफ वी थिंक इंटेलिजेंस ओनली इन टर्म्स ऑफ IQ इट इज़ नॉट इनफ। और इससे भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़े। और शुरू के पार्ट में हम लोगों ने हार्वर्ड गार्नर की चर्चा करते हुए और उनके इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए भी दिखाया कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट वहाँ हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी में है। He introduced the idea of multiple intelligence, which included both interpersonal intelligence, the capacity to understand the intention, motivation, and desires of other people, and intrapersonal intelligence, the capacity to understand oneself, to appreciate one's feeling, fear, and motivation. मतलब अपना और बाहर का। एक और नाम आया वाइने पाइने, बहुत फेमस नाम है ये, इन्होंने काम भी किया इमोशनल इंटेलिजेंस पे। सो वाइने पाइने, वाइने एंड पाइने का जो डॉक्टोरल थीसिस था उसका नाम था ए स्टडी ऑफ इमोशन डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इन 1985 इट was published, it came into existence, and it popularized the study of the concept that is emotional intelligence. तो एक 1985 की ये घटना, ईयर भी आप भाई लिख लें, इन लोगों ने जो थीसिस सबमिट की, थीसिस इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही थी, और इस थीसिस के सबमिट होने के फलस्वरूप, उनके प्रकाश में आ जाने के फलस्वरूप इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा highlighted हो गया। The first published use of the term EQ, not emotional intelligence, that is EQ, IQ की तरह EQ कंसेप्ट का जो फर्स्ट यूज हुआ, इमोशनल कोशेंट का जो कंसेप्ट हुआ, is
in an article by Keith Bisley. EQ का जो कंसेप्ट है वो कीथ बिस्ले ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब आईक्यू का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ उस तरह से ईक्यू का इस्तेमाल किया, नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट। ये इन्होंने अपने एक आर्टिकल में किया, कीथ बिस्ले ने 1987 इन्होंने इसकी चर्चा की एंड द ब्रिटिश मेंसा मैगजीन में ये पब्लिश हुआ। इन 1989 Stanley Greenspan put forward a model to describe EI, emotional intelligence, followed by another by Peter Salve and John Mayer, जिनके बारे में हमने कहा एक डिफिनीशन भी वहाँ शुरू में हम लोग जब कंसेप्ट को डिफाइन कर रहे थे तो ये नाम आया था। पब्लिश्ड इन द फॉलोइंग ईयर, तो दो नाम, एक तो ये 1987 में कीथ वेस्ले और दूसरा 1989 में स्टैनले ग्रीन पे पुट फॉरवर्ड ए मॉडल टू डिस्क्राइब EI, और उसके बाद पीटर सैल्वो एंड जॉन मेयर उसी साल उन्होंने भी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पेपर पब्लिश किए। हाउएवर द टर्म बिकेम वाइडली नोन विद द पब्लिकेशन ऑफ कोलमैन्स बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, why it can matter more than IQ. So emotional intelligence, why it can matter, जो बुक थी ये कोलमैन यहाँ लिखा हुआ है। कोलमैन तो एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, इट इज़ गोलमैन। सो इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ इन 1995, और वहाँ भी हमने शुरू में भी कहा था। सो इट इज़ नॉट कोलमैन, स्लाइड में कोलमैन ही लिखा हुआ है। कोलमैन इज ए वेरी फेमस साइकोलॉजी, उनकी एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की बड़ी अच्छी किताब है। सो इट इज़ गोल्डमैन, जिनके इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, मतलब हाउ EQ कैन मैटर मोर देन IQ के आने से ये फील्ड और भी रिच्ड हो गया। इट इज़ टू दिस बुक's best-selling status that the term can attribute its popularity. Goldman has, मतलब वही जो कोलमैन लिखा उसको सुधार भी लेंगे आप, Goldman has followed up with several similar publications that reinforce the use of term. Salvo and Mayer, जिनके डेफिनेशन की चर्चा हमने की थी और अभी भी चर्चा की कि उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस कंसेप्ट को एकदम स्ट्रीमलाइन करने में। इन Salve and Mayer 1990 described emotional intelligence as a form of social intelligence and concluded that it is the ability to monitor one's own and others' feelings and emotions, और इनके definitions को हम लोग नरेट कर चुके हैं, so no need to explain more. Later, they defined the concept as the ability to perceive emotion, यही कौन, Salve ये Mayer. Later, they defined the concept as the ability to perceive emotion, integrate emotion to facilitate thought, understand emotions, and to regulate emotions to promote personal growth. तो ये तो एक definition की ही बात है। Salvo and Mayer 1990 conceptualized the emotional intelligence as the ability of, शुरू में चर्चा हो चुकी है, I shall not write. Number 1, perceiving emotion, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, यूजिंग इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशन। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि ये डेवलपमेंटल है और ये बड़ा पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, लिहाजा इसको यहाँ रखना था। बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज 4 थ्रू सैल्वे एंड मेयर इन अर्लियर पार्ट्स ऑफ आवर लेक्चर। नाउ डेनियल गोलमैन 1995 find emotional intelligence and emotional competence as distinct and different aspects.
तो दो कंसेप्ट के बारे में कहा, एक तो इमोशनल कंपेटेंस और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये कहा कि बोथ आर डिफरेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इनेट एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कंपेटेंस। मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट एज पर गोलमैन तो धरती पे आते हैं तो इनेट है आपका वो पोटेंशियल, बट विद द हेल्प ऑफ द इन्वायरमेंट it becomes and takes the shape of emotional competence through its development. So there is difference. Emotional competence as learned capabilities help to acquire personal and social skills to succeed in life. और जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को चैनलाइज करके इमोशनल कंपेटेंस अटेन कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, उस कैपेबिलिटीज़ को इंटरनलाइज कर लेते हैं, देन यू एक्वायर पर्सनल एंड सोशल स्किल्स, एंड सब्सिक्वेंटली these personal and social skills acquired by your emotional competence make you capable to succeed in your life. The four main constructs of emotional intelligence are self-awareness, self-management, social awareness एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये मेजरमेंट में फिर ये सारी चीज़ें जब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, स्केल वगैरह की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, दीज एस्पेक्ट्स विल कम अगेन, बट हियर एट दिस जंक्चर वी मस्ट नो द फोर मेन कंस्ट्रक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस की संकल्पना बनी है और जिनके मापन के माध्यम से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को माप सकते हैं। Those are self-awareness, self-management, social awareness and relationship management. 1995 से जो शुरू हुई गोलमैन की यात्रा, वो और आगे बढ़ी और इस क्षेत्र में उन्होंने एक रेवोल्यूशन कर दिया जॉनसन और जॉनसन कंपनी की मदद से। आप सभी जानते होंगे कि बच्चों का सामान और ख़ास के उसके जो साबुन है जो आँख में बेबी जॉनसन एंड जॉनसन साबुन के नाम से भी ख्यात है, उस कंपनी की फंडिंग से गोलमैन ने इस इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट को और इनरिच कर दिया। सो लेट इन 1998 गोलमैन्स हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल इंटाइटल्ड व्हाट मेक्स ए लीडर caught the attention of senior management of Johnson and Johnson's consumer companies JJCC का अटेंशन डाइवर्ट किया कि अच्छा ये हो रहा है तब तो फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत है। The article spoke to the importance of emotional intelligence, that is EQ, EI, in leadership success and cited several studies that demonstrated that EI, that is emotional intelligence, is often the distinguishing factor between great leaders and the average leaders. मतलब प्रकारांतर से गोलमैन ने अपनी स्टडी के माध्यम से ये बात रखी कि इट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस that makes the leader different, and that is why there are some leaders, they are great leaders, and there are some leaders, those are average leaders, and this is all due to their emotional intelligence. और ये इसको कैच कर लिया JJCC जॉनसन एंड जॉनसन की जो कंपनी है, and subsequently JJCC funded a study which concluded that देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मतलब एक गोलमैन को उन्होंने फंड किया कि आप और रिसर्च इस पे कीजिए, और उस रिसर्च को करने में जब उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला तो उन्होंने काम किया, और उस काम के फलस्वरूप कंक्लूड किया दैट देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर परफॉर्मिंग लीडर्स एंड इमोशनल कंपिटेंस। इफ द इमोशनल कंपिटेंस इज मोर, इट मीन्स the leader is performing in a superior way. Supporting theorists' suggestions that the social, emotional, and relational competency set commonly referred to as emotional intelligence is a distinguishing factor in leadership performance. तो यहाँ बहुत सारे concepts आ गए इमोशनल इंटेलिजेंस में, सोशल, इमोशनल एंड रिलेशनल कम्पिटेंसी। मेजर यदि हम करेंगे तो ये सब इसके डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये
कि there is a role of leadership and their success in terms of their emotional intelligence. And that is why the Goldman became Goldman, and his work made the emotional intelligence as a hot concept. So after Goldman, this area has been exhausted by many researchers, psychologists and educationists. मतलब ये गोल्डमैन को क्रेडिट ये जाता है। वैसे तो हमने लंबी हिस्ट्री देखी, कहाँ से डार्विन से हमने शुरू की यात्रा और कितने महान लोग उसमें आए, कितनी थ्योरी उसमें आई, कितना बायोलॉजी का एनाटॉमी वाले लोग आए, और फिर अंत में कुछ साइकोलॉजी की तरफ आने वाले लोग आए। और जब गोल्डमैन ने ये काम कर दिखाया और उसके फलस्वरूप बिजनेस वर्ल्ड जुड़ गया, तो ये कंसेप्ट और गोल्डमैन दोनों बहुत फेमस हो गए। एंड इस द कंसेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस आफ्टर गोल्डमैन इज ए स्टिल very important, and so many works after Goldman has been done in the area, and till today the researchers are working in the field of emotional intelligence, its measurements and other related aspects, especially in the field of education and psychology. So in this way we could finish this comprehensive path in which we discussed the development of emotional intelligence as a concept. No doubt it was a very comprehensive part of our lectures, and this is over now. And not only this part, that was our 8th part, is over, but all the related parts for which we introduce our concept, that is understanding emotional intelligence, is over. So thank you for this part and all the related eight parts which we have completed, for which we had introduced the concept. Thank you very much.